गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। का नाम है आनुवंशिकी और विकास, ये पूरा एक जैसे यूनिट का नाम। तो ध्यान देना, यूनिट का जो नाम है आपका वो है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी, ठीक है, ये है आपका एक सेक्शन है। तो देखो, आनुवंशिकी को कहते हैं जेनेटिक्स। आनुवंशिकी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और अंतर याद रखना होगा। दो तीन ऐसे टर्म है ना जो सिमिलर है, बड़ा कंफ्यूजन कर देते हैं। जैसे एक आनुवंशिकी है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है जेनेटिक्स बोला जाता है ना, और एक है गुड, एक है तुम्हारा आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, ठीक है, ये है, इसको हेरेडिटरी बोला जाता है ना, इसको क्या बोला जाता है? हेरेडिटरी बोला जाता है, आनुवंशिकता। ठीक है, सही है, हाँ सही है, सही है, ठीक, इसको बोला जाता है हेरेडिटरी। क्लियर है? एक ही होता। अब यहाँ समझना ध्यान से, जेनेटिक्स अभी कुछ देर इनको हटा देते हैं, अभी समझते हैं जेनेटिक्स होता क्या है। क्लियर है? जेनेटिक्स क्या होता है? तो जेनेटिक्स मतलब होता है आनुवंशिकी। एक्चुअली ये एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम आनुवंशिक लक्षणों, गुणसूत्र, डीएनए, जीन आदि का जो है अध्ययन करते हैं। ये ब्रांच है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी आपका ब्रांच है। क्लियर है? समझ में आया? ये आपका ब्रांच है और जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जीन, गुणसूत्र, आनुवंशिक लक्षण आदि का अध्ययन करते हैं। दूसरा नंबर, इसके फादर कौन है? इसके फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी के जनक कौन है? और वो आप लोग हाई स्कूल से पढ़ रखे हो, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल है। क्लियर है? इसके जो जनक हैं ये कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या लिख रहे हैं भाई? MENDEL, ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है ना? तो ध्यान देना, ग्रेगर जॉन मेंडल तो रहते ही है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो वहां पर दिया जाता है टी.एच. मॉर्गन। तो इनको याद रखें, है ना? आधुनिक आनुवंशिकी के जनक टी, अगर ग्रेगर जॉन मेंडल ऑप्शन में नहीं है तो टी.एच. मॉर्गन को क्लिक करें। क्लियर है? तो एक तो ये है जो कि बहुत डाउट करता है, आप सर्च करोगे मॉडर्न मतलब अभी आधुनिक जो भी, हाँ आधुनिक, बाकी मेन तो यही है, लेकिन गूगल पर आप सर्च करोगे अगर या करके देख लो तो टी.एच. मॉर्गन देगा आधुनिक आनुवंशिकी के जनक। इनका भी बहुत ज्यादा योगदान। क्लियर है? तो अभी दो क्वेश्चन है जो कि थोड़ा कंफ्यूजन करता है। आनुवंशिकी, ठीक, अब आनुवंशिकी से रिलेटेड क्या होते हैं? कई सारी चीजें, जैसे हमने बताया कि आनुवंशिकी क्या होता है, तो आनुवंशिकी विज्ञान की, जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम, तो इसको मैं करवा दे रहा हूं, है ना? ये क्या है? जीव विज्ञान की वो शाखा, जीव विज्ञान की वो शाखा। कौन सी शाखा? जिसमें, ठीक, अब यहां पर ध्यान दें, आनुवंशिक लक्षणों, जिसमें आनुवंशिक लक्षणों, ठीक, जिसको वंशागत लक्षण भी बोल सकते हो, जिसमें आनुवंशिक लक्षणों, जिसको आप क्या बोल सकते हो? वंशागत लक्षण भी बोल सकते हो। गुणसूत्र, है ना? आनुवंशिक लक्षणों, गुणसूत्रों, ठीक, जीन आगे लगा सकते हैं आप, आदि का अध्ययन करते, का जो है अध्ययन करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, ये पूरा का पूरा जेनेटिक्स एक ब्रांच है और आपने इस ब्रांच से 5 चैप्टर दिया, ओ सॉरी 5, हाँ सही है,
फाइब्रेशन है, क्लियर है ना। और ये थोड़ा 12th बायोलॉजी में अगर देखा जाए टिपिकल पोर्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे मानव जन्म में थोड़ा अपने रिलेट कर लेता कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द रहता है ना। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में तो समझ में आएगा, फिर बीच में ऐसा लगेगा भाई वो माया चल रहा है, सब हवा लग रही है ना, सब ऊपर से जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ थोड़ा टिपिकल है, ज्यादा नहीं टिपिकल, बस एक बार अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि इसके पहले वाला टॉपिक आप खुद से भी पढ़ सकते थे, यहाँ खुद से पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो अभी यहाँ पर जैसे जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षण हो, तो कोई बताएगा आनुवंशिक लक्षण क्या होता है? चलिए बताइए सर। जो पिता के मतलब जीन होता है जो को हम पूर्वद्रव ये सब हटाओ, ये क्या है आनुवंशिक लक्षण? क्या है ऐसे लक्षण? हाँ हाँ बताइए। जैसे माता या पिता, जैसे मम्मी या पापा जब छोटे हैं, हाँ, उनका बच्चा जो वो भी अगर छोटा है तो इसे कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। तो इसको आप ऐसे नहीं डिफाइन कर, ऐसे लक्षण जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में चलते रहते हैं वो कहलाते हैं आनुवंशिक। एक चीज याद रखना, आनुवंशिक लक्षण को वंशागत लक्षण भी कह सकते हैं, वंश से आगत, है ना। तो ऐसे लक्षण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसे कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। और आनुवंशिक लक्षण को वंशागत लक्षण भी आप कह सकते हो। बोलो इतना क्लियर है? और एक चीज और ध्यान देना, इस तरह आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करना, देखो हमने क्या बात किया, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से, अब ये काम करो पहले से लिख लो आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, सारा खिचड़ी हो जाएगा। तो अभी तो इस पे सही मैं यहाँ पर कर सकता हूँ ना, तो यहाँ पर लिखिएगा ऐसे लक्षण, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से, जो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, है ना, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, स्थानांतरित होते हैं। अर्थात दिख रहा है यहाँ पे, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन स्थानांतरित होते रहते हैं। और किसमें स्थानांतरित होते हैं? तो स्वाभाविक संतानों में ही, ठीक है। स्थानांतरित होते हैं वे वंशागत या जो है आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, है ना। वंशागत या, और वंशागत को इंग्लिश में बोलते हैं हेरेडिटरी या आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण इसको बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर, या इसको अभी आप बोल सकते हो हेरेडिटरी, है ना, जेनेटिक कैरेक्टर, ट्रेड्स आप बोल सकते हो, क्लियर है। स्किल नहीं बोल सकते, नहीं स्किल नहीं बोल सकते। या आनुवंशिक विशेषक, या आनुवंशिक विशेषक, है ना। विशेषक का मतलब होता है ट्रेड्स, इसका मतलब लक्षण ही होता है TRAITS, ट्रेड्स, ठीक है। कहते, यहीं पर मैं कह दे रहा हूं, कहलाते हैं या कहलाते हैं। तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि जनरेशन बाय जनरेशन, ठीक है, स्थानांतरित होते हैं। इसमें तो आप ऐड कर सकते हो संतानों में, क्लियर है। स्थानांतरित होते रहते हैं, वंशागत या आनुवंशिक विशेषक कहलाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण को वंशागति कहते हैं। ध्यान से समझना, अभी हम बात किए वंशागति, वंशागत नहीं, वंशागति, है ना। तो वंशागति का मतलब हुआ कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण की प्रक्रिया, ये सर है ना।
इसे लिख लो वंशागत लक्षणों का, वंशागत लक्षणों वंशागत लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण की प्रक्रिया। अगर प्रक्रिया ना लिखे तो स्थानांतरण हाँ, केवल स्थानांतरण लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो सही है, ये थोड़ी होएगी। तो वंशागत है ना, स्थानांतरण नाउन है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ तो वही, और नाउन हमेशा प्रोसेस नाउन ही होता है, वर्ब नहीं। क्लियर है? तो वंशागत लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण की प्रक्रिया को वंशागत कहते हैं। लेकिन वंशागत का मतलब, वंशागत का मतलब कहाँ लिख, यहाँ दिख रहा है? हाँ सर, ठीक, ऊपर और ऊपर भी लिखिएगा, और भी दिख, और ऊपर लिखिएगा। ठीक। अभी पहले यहाँ को लिखूं वंशागत, वंशागत का मतलब, वंशागत का मतलब क्या हुआ? जो दूसरे पीढ़ी लेकर जाता है। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला लक्षण। तो अभी वंशागत और वंशागत में अंतर क्लियर रखना है ना। वंशागत का मतलब क्या हुआ? वंश से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला लक्षण है ना, वंशागत लक्षण कहलाता है। क्योंकि चलता है तो नहीं कहलाता है। और ये वंशागत एक प्रोसेस, वंशागत क्या है? एक प्रोसेस। क्लियर है? तो अभी से लिख लो कहते। चलिए फिर अब इसके बाद का आपका टॉपिक है आनुवंशिकी। देखो एक टर्म है आनुवंशिकी। अब ये आनुवंशिकी की थोड़ी कहानी है ना। ये आनुवंशिकी जो शब्द है यानी जेनेटिक्स जो शब्द है, इसको प्रयोग सबसे पहले किया था डब्ल्यू बेटेसन ने 1905 में। देखो सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का मतलब यूज, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग। तो देखो सर्वप्रथम प्रयोग तो किया था डब्ल्यू बेटेसन ने किया। किसने किया था? और वो था डब्ल्यू बेटेसन ने किया, 1905 ईस्वी में किया था। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इनको जनक नहीं माना जाता है ना। इनको जनक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? इसका भी प्रयोग किए थे ना, प्रयोग किया था, कुछ बातें भी बताई थी है ना अपने हिसाब से। लेकिन इसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल साहब आए थे। इन्होंने क्या किया? आनुवंशिकी के आधारीय सिद्धांतों की खोज की। मतलब आनुवंशिकी का जो एक सिद्धांत जो आधार बेस वाला, समझ रहे हैं? तो देखो आनुवंशिकी के आधारीय सिद्धांत, यहाँ पर इस पर आपको फोकस में रखना है। आधारीय सिद्धांत यानी कि आनुवंशिकी का आधार क्या है, ठीक है, इसका मेन बेस क्या, आधार क्या? आनुवंशिकी का आधारीय सिद्धांत की खोज के कारण इसका जनक किसको माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को इसका जनक माना जाता है। तो इसका आधार क्या है? अभी बता रहे हैं मेंडलवाद, मेंडल का नियम, जीन है ना, जीन है, वो तो जीन ठीक है, अलग केस है। अभी मेंडलवाद जो था अभी उसके बारे में आते हैं, ठीक है। तो आनुवंशिकी के आधारित सिद्धांत की खोज के कारण किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल जी को इसका क्या मानते हैं? जनक माना जाता है। मतलब कि सर अभी बता रहे हैं, रुक जाओ, मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, बी पेशेंस थोड़ी देर, ठीक है। इन्होंने आधारीय सिद्धांत की खोज के कारण, अब जैसे मेंडल ने, आप हाई स्कूल में भी पढ़े थे, मेंडल ने जो सिद्धांत की खोज किया था उसको मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है, मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। तो हम मोटा मोटा ये बता रहे हैं, मेंडल ने बताया था पहला नियम था प्रभाविता का नियम,
मेंडलवाद में पहला नियम था प्रभाविता का नियम। उन्होंने मेंडल साहब ने कहा था कि कुछ ऐसे नियम जो कि छिप जाते हैं वो अप्रभावी लक्षण होते हैं, और ऐसे नियम जो उभर आते हैं यानी कि दिखते हैं वो प्रभावी लक्षण। इसके लिए उन्होंने मटर का पौधा लिया था, और मटर में भी पाइसम सेटाइलम, और इतने चालाक थे मेंडल साहब, मटर का पौधा लिया एक साथ में 4 जो कि हाँ 2 से 3 महीने में तैयार हो जाती है ना। 7 वंश 7 विपर्यासी लक्षण को देखा था जी। तो वो चीज आज भी होता है। कैसे, मैं थोड़ा सा रिलेट करूं। जैसे देखो अभी समझना ध्यान से मेरी बात को सुनो। जैसे एक अब देखे होंगे जैसे ये बच्चा है, ठीक है, मान लो ये बच्चा बहुत ज्यादा गोरा फेयर, ठीक है, इसके जो पापा हैं और इसकी जो मम्मी है, ठीक है, इसकी जो मम्मी है, पापा मम्मी दोनों सामने हैं, या आप ऐसे केस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन लड़का क्या होता है, या ऐसा होता है कि पापा गोरे हैं मम्मी काले, है ना, या ऐसा भी होता है कि पापा की लंबाई इसको मिल गई, या कभी ऐसा होता है कि मम्मी की लंबाई, अगर मम्मी छोटी है ना, मम्मी छोटी है तो अगर मम्मी का प्रभावी लक्षण इसमें आ गए तो ये भी लड़का छोटा होता है, लंबा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं प्रभावी और प्रभावी लक्षण हर जगह मिल रहा है। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। अभी इसके बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे। मतलब सर जो उभर आते हैं प्रभावी, हाँ, ऐसे लक्षण जो कि जीवों में प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं, और ऐसे लक्षण जो कि जीवों में प्रकट नहीं हो पाते हैं अप्रभावी लक्षण। प्रभाविता के नियम हाई स्कूल में आनुवंशिकी वाला चैप्टर था, उसमें आप पढ़े होंगे जी। हाँ गुरुजी पढ़ा है ना, तो उसमें था सेम ये चीज होता है। तो अभी बताते हैं कौन से आधारीय सिद्धांत थे। तो इस आधारीय सिद्धांत को देखने से कि आपको सबसे पहले समझना होगा मेंडलवाद, लेकिन उसके भी पहले यहाँ समझना होगा टर्म। जैसे मैथ का अपना एक टर्म होता है, टर्म का मतलब प्लस माइनस जोड़ घटाओ ये सारा चीजें होता है। टर्मिनोलॉजी मतलब एक शब्द, एक टाइटल कि हाँ फलाने को इस नाम से जाना जाएगा, इस नाम से। वैसे यहाँ भी जैसे हम मान लो आपको मेंडलवाद पढ़ाने लगे और वहाँ बार बार बोल रहे जीन 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 प्रारूप और ये जीनोटाइप फिनोटाइप या जीन क्या, अब तुम्हारे दिमाग में जीन ही नहीं समझ में आता, या तुमको गुणसूत्र ही नहीं पता क्या ये गुणसूत्र क्या होता है, डीएनए क्या होता है। तो ये चीजें क्या है, इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। तो टर्म की बात करें, अच्छा यहाँ समझ में आया। टर्म की बात करें तो सबसे पहले जैसे आपको पता है गुणसूत्र जो होता है ना, गुणसूत्र के ऊपर डीएनए होता है, और डीएनए जब टेस्ट होता है पूरे खानदान का पता लग जाता है ना। डीएनए बना किससे होता है, जीन से। डीएनए को बनाने वाली जो सबसे छोटी इकाई होती है वो जीन। और भाई जीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, जीन संश्लेषण के लिए हमारे देश के वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और इसके पहले वाटसन और क्रिक थे जिन्होंने वाटसन और क्रिक मॉडल दिया था, गुणसूत्र का द्विकुंडल मॉडल जो सीढ़ी जैसा रहता है जी जी। उसके लिए भी उनको आई होप 1962 में, हाँ या 1962 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया। तो बताओ मतलब नोबेल पुरस्कार मिलना भाई बहुत बड़ी बात है यार। यस सर, सही बात, बहुत बड़ी बात, पूरे वर्ल्ड लेवल का है, पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। क्लियर। तो अभी इसे लिख लो आप लोग, फिर आगे करवाते हैं शब्दावली, उसके बाद आनुवंशिकी नियम मेंडलवाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये टर्म सर टर्म क्या